लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन है जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। मैंने सुना है और मैंने देखा भी है कि लेबल पढ़ेगा इंडिया और देखेगा इंडिया और स्कैन करेगा इंडिया। और कुछ भी इधर उधर हो जाए तो सबसे पहला कॉल तो डॉक्टर को ही जाता है। श्योर, एक नंबर चीज है। हमारी जिंदगी में जब एक बेबी आता है तो वो खुशियों का अंबार लेके आता है। अपने पेरेंट्स के लिए कम्प्लीटली डिफरेंट वर्ल्ड अनलॉक कर देता है जो प्यार केयर से भरपूर होता है। मगर एक बेबी के साथ आती है फिक्र, एक डर का एहसास कि हम अपने बच्चों का ख्याल कैसे रखें। आज हम न्यूबॉर्न बेबीज और उनकी सही हेल्थ केयर के बारे में बात कर रहे हैं एक रिनाउंड नियोनेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय वाजपेयी, कानपुर रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल से। वेलकम डॉक्टर अजय वाजपेयी जी एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब हम चाइल्ड हेल्थ केयर के बारे में बात करते हैं तो कॉमनली सबके दिमाग में जो नाम आता है वो पीडियाट्रिशियन के बारे में होता है। नियोनेटोलॉजिस्ट के बारे में सबको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप सबसे पहले हमें अपनी स्पेशलाइजेशन और फील्ड के बारे में थोड़ा बताइए। नियोनेटोलॉजिस्ट जो है वो कोई अलग से नहीं आए। पीडियाट्रिशियन लोग सब जानते हैं, या चाइल्ड स्पेशलिस्ट कह लीजिए या जो कुछ भी कह लीजिए, वो सब कुछ है। लेकिन जब हमारा बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने से लेके 1 मंथ तक हम उसको नियोनेटल बोलते हैं, नियोनेट बोलते हैं। तो नियोनेट शब्द से ही नियोनेटोलॉजी बना, उसी से नियोनेटोलॉजिस्ट बने। जो हमारे छोटे बच्चों की केयर कर रहे हैं, उनकी बीमारियों को दूर कर रहे हैं, उनको हम नियोनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। और कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। डॉक्टर आप कानपुर से बिलोंग करते हैं, कानपुर सबको पता है बहुत इंटरेस्टिंग जगह है। आप कुछ बताइए एक कोई इंटरेस्टिंग चीज़ कानपुर के बारे में। देखिए, अगर हम बात करें पूरे देश की तो पूरा देश ही इंटरेस्टिंग है और हमारा देश महान है। सबकी अपनी अपनी कला, अपनी अपनी जगह पे है। लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम कानपुर की बात करें तो हमारा शहर बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें हैप्पीनेस इंडेक्स की, तो उसमें कानपुर का नंबर काफ़ी आगे है, पूरे देश में बहुत आगे है। इसका मतलब हमारे शहर के लोग बहुत खुश हैं। ये सच बात है। आप उसको गूगल में डालिए, सर्च करिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारे शहर का नाम काफ़ी आगे है पूरे देश में। हम लोग बहुत खुश रहते हैं, खुश मिजाज हैं और बहुत अच्छे से रहते हैं। और जो एक तकिया कलाम है हमारे यहाँ का, वो है 1 नंबर। अगर आप डिस्क्राइब करें किसी चीज़ को, कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि ये चीज़ बहुत अच्छी है, या ये पेड़ बहुत अच्छा है, या बाहर कुछ बहुत अच्छा है, तो हम लोग उसको बोलते हैं अरे वाह 1 नंबर पेड़ है, 1 नंबर चीज़ है। तो हम उसको 1 नंबर, हमारे यहाँ बड़ा फेमस है 1 नंबर। हम हर चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए 1 नंबर भाई, 1 नंबर। तो हमारा कानपुर 1 नंबर है। हाँ, ये कॉन्वर्सेशन भी 1 नंबर 1 नंबर है। और बच्चों में ना जो पेन का जो एक मेजर टाइम तक उनका वो रहता है डाइपर रैश से, और उससे वो बहुत सफ़र करते हैं। ऑब्वियसली पेरेंट्स भी बहुत परेशान होते हैं। तो उसके बारे में आप बताइए कि किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है, या फिर कितने टाइम तक डाइपर पहनाना चाहिए एक बच्चे को ताकि वो रैशेस अवॉइड हो सकें। देखिए, अगर पर्सनली आप डायपर के बारे में मुझसे पूछेंगे तो मैं यही कहूँगा कि हम अपने बच्चों को डायपर पहनाना ही क्यों चाहते हैं। अच्छा। जो बच्चे जब डायपर नहीं थे तो क्या बच्चे नहीं थे, या उनकी देखभाल नहीं होती थी, या उनकी केयर नहीं होती थी। ठीक है, चीज़ें बदलती हैं, समय बदलता है, समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं। और अब तो हम लोग जैसे डिपेंड से हो गए हैं डायपर पे। डायपर एक बहुत अच्छी चीज़ है कि बच्चा बार बार शूशू पॉटी कर लेता है, तो कम से कम उसको रोकने के लिए, या बच्चा बार बार गंदा ना हो, उसके लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज की डेट में क्या है कि मदर फादर बिल्कुल प्रोन हो गए कि हमें डायपर पहनाना ही पहनाना है। वो भूल गए हैं कि कॉटन की पट्टियाँ भी पहले आया करती थी, जिनको हम पहनाया करते थे, और जैसी वो गंदी हो गई और हमने उसको हटा दिया। अब क्या होता है कि हमने डायपर पहना दिया और हम भूल गए। 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे हम एक ही डायपर को पहनाए रखते हैं, जो कि बहुत गलत प्रैक्टिस है। बच्चों को इससे बहुत ज़्यादा खतरा होता है। बच्चे हम बचा रहे हैं गंदगी से, और गंदगी में ही उनको लिटाए हुए हैं। हमें नहीं मालूम बच्चे ने कितनी बार उसमें यूरिन के पास आउट किया, कितनी बार उसने पॉटी करी उसने। तो अगर हमें डायपर पहनाना है तो फिर उसमें कुछ चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, तो हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि हम फ्रीक्वेंटली डायपर चेंज कर रहे हैं कि नहीं चेंज कर रहे हैं। और देखिए, उसका भी एक अलग मेथड है कि 2 फिंगर मेथड, कि हम अपने बच्चे को जो डायपर पहना रहे हैं वो थोड़ा ढीला होना चाहिए। हम बहुत कसा हुआ होगा तो उसको और दूसरी बीमारियाँ लगेगी। फिर हम उसको घंटे 2 घंटे में चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, 1 से 2 घंटे में चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और उसमें भी एक फार्मूला है कि हम अगर एक बच्चे को डायपर पहना रहे हैं तो पहनाने के बाद जब हमने उसको उतारा तो हम उसको बगैर डायपर के भी 1 घंटा रखना है। 1 घंटा, ताकि उसको अच्छे से हवा लगती रहे, ताकि उसको कोई बीमारी ना हो, ताकि उसको रैशेज ना हो। ये सब भी देखना है आपको। हम फ्रीक्वेंटली डायपर पहनाते रहेंगे तो डायपर रैशेज बड़ी कॉमन है।
डायपर रैशेस हो जाएंगी, बच्चा उसमें यूरिन कर लेता है, उसको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हमको डायपर पहनाना भी है, ठीक है, उसके जो बेसिक रूल्स हैं वो भी फॉलो करने हैं। तो 1 घंटा डायपर पहना के और 1 घंटा डायपर हटा के डायपर के बगैर भी बगैर डायपर का मेरा मतलब है कि आप उसको कॉटन का कुछ कपड़े का कुछ पहना सकते हैं उस टाइम पे, ज़्यादा बेटर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, डायपर से वाटरिंग बेटर है। डेफिनेटली बेटर है। जी, आयुर्वेद और एलोपैथी बहुत डिफरेंट ब्रांचेस है, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हैं। आपके लिए एलोपैथी और आयुर्वेदा में क्या डिफरेंस है? जो आयुर्वेद है वो हमारा पुराना प्राचीन भारत की पुरानी संस्कृति है, वहीं से निकला हुआ है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग उसको भी फॉलो करते हैं, अपने दैनिक जीवन में भी हम फॉलो करते हैं। योगा से लेके बहुत सारी दवाइयाँ, घरेलू दवाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें जो दादी नानी के समय से चली आ रही हैं, उनको हम बराबर फॉलो करते हैं और बच्चों को भी फॉलो कराने के लिए बोलते हैं। अब बात आती है एलोपैथिक की, तो एलोपैथिक जो होता है वो हमारे पास जो है दवाइयाँ जो हम लोग केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, जो और चीज़ें यूज़ करते हैं, उनसे बनती हैं। तो बहुत चीज़ों में हमको उनका भी इस्तेमाल करना पड़ता है और एलोपैथी का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि दैट वन इज़ बेनिफिशियल और वो बेनिफिशियल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हमारे रोगों को दूर करे, जो हमारे समाज को ठीक करे, जिनसे हम स्वस्थ रहें, वो पैथी सबसे कारगर होती है, चाहे वो एलोपैथी हो, चाहे वो आयुर्वेदा हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, कुछ भी हो। हमारा पेशेंट ठीक होना चाहिए उससे। और यूजुअली जब पेरेंट्स के लिए इतनी कंसर्न रहते हैं अपने बच्चों को लेके, और कुछ भी इधर उधर हो जाए तो सबसे पहला कॉल तो डॉक्टर को ही जाता है। श्योर। एंड आई एम श्योर आपके पास भी ऐसा कोई केस ज़रूर आया होगा जो फनी होगा, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होगी, बट बहुत फनी लगा होगा आपको। तो ऐसा कोई फनी इंसिडेंट? फनी इंसिडेंट्स तो बहुत सारे होते रहते हैं, अक्सर होते रहते हैं। मैं हाल ही का आपको बताता हूँ, अभी 15-20 दिन पहले की बात बताता हूँ कि मैं एक यूट्यूबर भी हूँ और यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करता हूँ, बच्चों की केयर के बारे में, न्यूट्रल केयर के बारे में बताता हूँ, पेरेंटिंग के बारे में टिप देता हूँ। तो मेरे पास एक बच्चा आया दिखाने के लिए, और जैसे ही मेरे केबिन में एंटर किया तो उसने मुझे देखा तो कहा, अरे ये तो वही है। बहुत छोटा बच्चा, 5 साल का बच्चा, अगर कोई मुझसे कह रहा है अरे ये तो वही है, तो मैं थोड़ा सा बोला, मैंने कहा ये कौन सी बात हुई भाई, ये मुझे कैसे जानते? तो बोला नहीं सर, ये आपके वीडियोस रेगुलर देखता है, तो ये आपको पहचान लिया। तो वो बहुत छोटा बच्चा फनी आया मेरे पास, कहता अरे यार आपको तो मैं देखता रहता हूँ। वो ऐसे इतना कॉन्फिडेंटली बात कर रहा था वो, तो उसको देख के लग ही नहीं रहा कि वो एक डॉक्टर के पास आया है, कोई घबराहट नहीं है उसको, कोई कुछ दिक्कत नहीं है उसको। वो आके बहुत ही अच्छे से बात करने लग गया। तो मुझे वो फनी अभी भी याद है कि 15 दिन से हम लोग आपस में यही डिस्कस करते हैं कि उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था बच्चे का। छोटे बच्चे को जी। तो पेरेंट्स को ना आजकल बहुत कंफ्यूजन रहता है कि क्या नहीं खाने के लिए नहीं, या क्या पौष्टिक खाना उनके लिए हो। उनके मार्केट में सब कुछ उतना न्यूट्रिशियस नहीं मिलता है। तो उन पेरेंट्स के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे कि उनको अपने बच्चों के लिए क्या खाने का प्रोडक्ट्स लेना चाहिए? देखिए, मैं अपने सारे पेरेंट्स जितने मुझे दिखाते हैं या जो नहीं दिखाते हैं, या मैं यूट्यूब के माध्यम से भी, या मैं हर एक से यही कहना चाहता हूँ और हमेशा कहता भी हूँ कि आप खुद भी और अपने बच्चों को देखिए वो खिलाइए जो उनकी सेहत को लगे। आजकल वैसे भी बहुत बीमारियां हैं, बहुत पोल्यूशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमारी इम्यूनिटी वैसे भी लो होती है, और बच्चों में तो खास तौर से। तो कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम जितना भी खिलाएं अच्छा खिलाएं। हम ये नहीं कहते, हम बच्चों का बचपन नहीं छिल रहा है कि हम उनको चॉकलेट नहीं खिलाएं, कि हम उनको कुछ नहीं खिलाएं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जितना भी खिलाएं वो अच्छा खिलाएं, ताकि उनकी इम्यूनिटी अच्छी हो। और बड़ों के लिए भी मैं ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आप देखिए कि आप क्या खा रहे हैं, वो कितना न्यूट्रिशन है, कितना न्यूट्रिएंट है उसमें, कितना क्या है, ये सब देखिए तो सही। हमने बस हवा में सब कुछ चल रहा है कि बाहर से कुछ भी खरीद लिया, खा लिया, जहाँ जिसने जो रिकमेंड कर दिया वो ले लिया, ऐसा नहीं। जितना भी खाइए अच्छा खाइए, उसका न्यूट्रिशन देख के। श्योर। तो ये सिर्फ खाने के प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, या फिर ये सेम चीज़ स्किन केयर और बच्चों के हेयर केयर के लिए भी अप्लाई किया जाता है कि कुछ कंसिडरेशंस उनमें भी होते हैं? मेरा ये मानना है कि आज की डेट पे देखिए है क्या कि मार्केट पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध, बहुत कुछ है, इतना सब कुछ है कि बड़ी कंफ्यूजन है कि क्या लें क्या ना लें। अगर हम सिर्फ स्किन केयर की बात करें तो स्किन केयर में कम से कम 1000 कंपनीज होंगी कम से कम। अब हम सबको तो नहीं ले सकते ना, तो हमें चूज़ करना है। तो वटेवर वी विल यूज़, हम क्या यूज़ कर रहे हैं वो एक अच्छा ब्रांड होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हम बहुत महंगे ब्रांड में चले जाए या हम बहुत सस्ते ब्रांड में चले जाए, लेकिन हम एक बीच का रास्ता निकाल सकते हैं, या हम देख सकते हैं हमारे लिए क्या बेनिफिशियल है क्या नहीं है। चाहे वो खाने के प्रोडक्ट में हो, चाहे वो पहनने के प्रोडक्ट में हो, चाहे वो स्किन केयर में हो, या वटेवर कुछ भी हो, पर वो अच्छा होना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए, अगर स्किन केयर है तो वो हमारी स्किन को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। खाने की चीज़ है तो वो चीज़ हमको डाइजेस्टिव हो रही कि नहीं हो रही, उसमें कोई केमिकल तो नहीं है, उसमें कोई और चीज़ तो नहीं मिली हुई है। हमें सब कुछ देखना पड़ेगा। थोड़ा अब हम लोग जब इतना समय यूट्यूब में दे रहे हैं, इतना समय इंटरनेट में दे रहे हैं, तो उसमें तो आजकल सब कुछ है। तो यू हैव टू चेक, आप देखिए ना कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसी से एक कैंपेन आया है जो भी लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन है, जो काफ़ी ज़्यादा चल रहा है कि आप कुछ भी लो, पैकेज फूड लो, आप उसके पीछे का न्यूट्रिशन लेबल ज़रूर पढ़िए। तो वो कैंपेन के बारे में आपने कुछ सुना है? मैंने सुना है और मैंने देखा भी है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो ये कहता हूँ कि हम अगर 140 करोड़ भारतीय हैं तो सबको ये कैंपेन ज़रूर देखना चाहिए और सबको रटा होना चाहिए ये कैंपेन कि लेबल पढ़ेगा इंडिया और देखेगा इंडिया और स्कैन करेगा इंडिया, कि कम से कम हम जो चीज़ खा रहे हैं, जो चीज़ पहन रहे हैं, जो चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, कम से कम हम स्कैन करके देखें तो सही वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। अगर बेनिफिशियल नहीं है तो उस पर डिस्कार्ड कर दीजिए। भाई हमको बाद में पता चलता है ना कि ये चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं थी, तो अगर हम पहले से इसको स्कैन कर लेंगे, लेबल देख लेंगे तो हम उस चीज़ से बच जाएंगे ना। तो 140 करोड़ भारतीय सबके पास ये कैंपेन पहुंचना बहुत जरूरी है। लेबल पड़ेगा इंडिया कैंपेन का ये एक एक्सटेंशन है, स्कैन करेगा इंडिया। उसके बारे में क्या आपने वो सुना है? उसके बारे में आपके कोई थॉट? हाँ, डेफिनेटली मैंने सुना है कि लेबल्स पढ़ेगा इंडिया, ब्रांड देखेगा इंडिया और स्कैन करेगा इंडिया। तो मैं फिर ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए सब कुछ सही है, हम क्या बाजार में खरीद रहे हैं, अगर हम बाजार वालों से पूछें या कंपनी वालों से पूछें या कोई उनका कोई बंदा वहाँ पे रहता है, तो अगर हम उनसे पूछते हैं तो वो सब कुछ अच्छा बताते हैं, पर उनके अच्छा बताने से सब कुछ अच्छा नहीं होता। तो ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि स्कैन करेगा इंडिया। हम स्कैन करके देखें, उसमें QR कोड हो, हम स्कैन करके देखें कि उसकी लैब रिपोर्ट हो, उसका सर्टिफिकेट्स हो, तो हम देखें कि ये हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, इसमें कोई केमिकल तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आपके पास कई सारे पेशेंट्स आते हैं, स्पेशली पेरेंट्स, तो क्या एक कोई मेजर कंसर्न रहता है पेरेंट्स का अपने न्यूबॉर्न बेबी को लेके, जो ऑलमोस्ट सब पेरेंट्स को ही होता है, ऐसा कोई कंसर्न? देखिए, न्यूबॉर्न पेरेंट्स के बाद बहुत सारे कंसर्न होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न होता है वो ये होता है कि हम अपने बच्चों की देखभाल कैसे करें। फर्स्ट तो ये होता है न्यूट्रिटिव केयर क्या हो और उसको हम क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये बहुत वो है। और मुझे लगता है एक अच्छी बात भी है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के प्रति थोड़ा अवेयर होते हैं कि हम क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, क्या करें। और सेकेंड थिंग जो मुझे लगता है अपने प्रैक्टिस में, वो बात हमेशा इम्यूनिटी की करते हैं कि हम अपने बच्चों के लिए ऐसा क्या खिलाएं, ऐसा क्या करें जो हमारे बच्चे स्ट्रांग रहें, इम्यूनिटी अच्छी हो और उनकी बीमारियां कम से कम लगें। ये दो चीज़ें रहती हैं। उसके लिए फिर आप क्या रिकमेंड करते हैं इम्यूनिटी के लिए पेरेंट्स को? देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल भी हैं, नॉन हर्बल भी हैं, आयुर्वेदिक भी हैं, एलोपैथिक भी हैं, बहुत सारे प्रोटीन पाउडर्स भी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम उनको रिकमेंड करते हैं उनके लिए, ताकि उन बच्चों की इम्यूनिटी अच्छी हो। और कभी ऐसा हुआ है कि वो जैसे कानपुर के जो स्लैंग्स हैं, वन लाइनर्स है, वो तो बहुत ही फेमस होते हैं, तो वो आपको ऐसा फनी सा कोई वन लाइनर या कोई स्लैंग अपने पेशेंट को बताते हो जो ज़्यादा टेंशन ले रहे हो और घबराने की बात ना हो, ताकि वो थोड़े से काम हो जाए, ऐसा आप कुछ बताते हैं अपने पेरेंट्स को? नहीं, कोई स्लैंग या कोई? मैं अपने सारे पेशेंट से कहता हूँ, देखिए बच्चों की चिंता करना अच्छी बात है, लेकिन अब हम उस चिंता में बिल्कुल भूल जाए कि नहीं हम अपने बच्चों के लिए क्या करें, क्या नहीं करें। बस देखिए, आपकी अवेयरनेस ही बच्चों की अवेयरनेस होती है। जितना आप अवेयर होंगे उतना आपके बच्चे अच्छे होंगे, उनका न्यूट्रिशन अच्छा होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी, उनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। तो मैं अपने सभी व्यूवर्स से भी कहता हूँ और सारे पेरेंट्स से भी कहता हूँ, जितने मुझे दिखाने आते हैं सबसे कहता हूँ कि चिंता करिए, ठीक है, चिंता करना बहुत अच्छी बात है, और आप देखिए आप अच्छा क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा खिला रहे हैं, क्या अच्छा नहीं कर रहा है, वो सब अच्छा करने की कोशिश कीजिए। जो बड़े बच्चे होते हैं, जैसे मेरे पास बड़े बच्चे दिखाने के लिए आते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, कई बार तो मदर फादर से हट के मुझे कई बार पूछना पड़ता है, यार तुम कुछ खेलते हो कि नहीं, तुम कुछ करते हो कि नहीं, अच्छे उसके लिए क्या करते हो। मैं मदर फादर से पूछता हूँ, आप अपने बच्चों को भाई स्कूल में तो सब भेजते हैं, स्कूल के अलावा आप क्या क्या करते हो, तो 90% से ज़्यादा के पास कोई जवाब नहीं होता। 90% से ज़्यादा माँ बाप के पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि उनके पास सिर्फ यही होता है कि हमारा बच्चा स्कूल गया, स्कूल से आया, थोड़ा आराम किया, आराम करने के बाद वो ट्यूशन चला गया, ट्यूशन करने के बाद फिर वो होमवर्क करने लग गया। तो दे आर एंगेज ओनली इन स्टडी, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इसके अलावा कोई अदर करिकुलर कोई एक्टिविटी नहीं है, कोई गेम्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं अपने सारे व्यूवर्स से कहता हूँ, सारे मदर फादर से कहता हूँ, सारे पेरेंट्स कहता हूँ कि देखिए पढ़ाना अच्छा है, आप पढ़ाइए अपने बच्चों को, लेकिन आपको 1 से 2 घंटे जो है बच्चों के शारीरिक विकास के लिए भी देने पड़ेंगे, ग्रोथ के लिए भी देना पड़ेगा, ताकि उनकी ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी हो, मेंटली ग्रोथ अच्छी हो।
डेफिनेटली ज़रूरी है, एवरी पेरेंट शुड नो अबाउट। डेफिनेटली उनको पता होना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत है। न्यूज़ में ना आजकल नया एक कंसर्न आया है, जो स्टार्टिंग में ही हो जाता है उनको जॉन्डिस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपके लिए कोई कुछ एडवाइस करेंगे, कुछ ऐसे स्टेप्स ले सकते हैं ताकि वो ना हो, बच्चों में जॉन्डिस ना हो, या प्रिवेंट किया जा सकता है, या फिर इट्स नेचुरल हो? देखिए, न्यू जॉन्डिस 2 तरह की होती है। एक होती है नियोनेटल जॉन्डिस और एक और होती है जो बड़े बच्चों में या बड़ों में होती है। तो जो सेकंड वाली होती है वो उसका कारण सिर्फ़ और सिर्फ़ पैथोलॉजी है कि हमने गलत खाया, गलत पिया या कुछ ऐसा किया जिसकी वज़ह से हमको जॉन्डिस हुई, लीवर पे उसका गलत असर पड़ा। जो फर्स्ट वन जिसकी हम लोग बात करते हैं नियोनेटल जॉन्डिस, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम उसकी फिजियोलॉजी पे जाएँ तो बहुत सारे कारण हैं, किसी में ब्लड ज़्यादा हो गया, किसी में लीवर का वो ज़्यादा हो गया। तो ये एक नेचुरल फिनोमेना है और ये जनरली सभी बच्चों को होता है। तो हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, इसको रोक नहीं सकते। हाँ, हम थोड़ा-सा ध्यान ज़रूर दे सकते हैं कि हमारे बच्चे का बिलिरुबिन लेवल कितना है, उसको जॉन्डिस कितनी है। कई बार माँ-बाप को पता ही नहीं होता। वो मुझे दिखाने आए होते हैं किसी और चीज़ के लिए कि आप इसका जनरल चेकअप कर लो या इसको सर्दी-जुकाम है, और जब हम उसका कपड़े हटा के देखते हैं तो हम कहते हैं इसको जॉन्डिस है। तो एक अवेयरनेस ज़रूर होनी चाहिए। हमको एक लेवल ज़रूर मालूम होना चाहिए कि हमारे बच्चे को जॉन्डिस है कि नहीं है, हमारा बच्चा कैसा है। तो लोग क्या होता है कि मदर को कमरे में कर देते हैं, बच्चा भी कमरे में रहता है, तो उसकी देख-रेख अच्छे से नहीं हो पाती। जो लोग अवेयर हैं, वो लोग जान जाते हैं। वो लोग तीसरे, चौथे, 5वें दिन दिखाने आते हैं बच्चों को और उनको मालूम चल जाता है। तो जनरली सब बच्चों को जॉन्डिस नहीं होती। अगर होती भी है, तो वो तीसरे, चौथे, 5वें दिन शुरू होती है और 7वें से 10वें दिन तक चली जाती है जनरली। और जिन बच्चों को और उनका लेवल भी नॉर्मल अगर ठीक है, तो हम लोग घर में एडवाइस करते हैं कि आप घर में रखिए या धूप दिखाइए या कुछ कीजिए। नहीं तो फिर अगर लगता है कि रेंज की बाहर जा रही है, तो वी विल एडवाइस फॉर फोटोथेरेपी या हॉस्पिटलाइजेशन की। बट जनरली कंसर्न की बात नहीं। नहीं, डेफिनेटली कुछ ऐसी बात नहीं है। जब तक कि उसका लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ ना, तब तक कोई ऐसी बात नहीं। आप अपने पेशेंट्स को क्या बताते हैं कि बेबीज़ को फर्स्ट फूड देना कब से शुरू करना चाहिए और क्या देना चाहिए? जनरली मैं आपको सभी पेरेंट्स से ये कहता हूँ, जितने भी मेरे पास पेरेंट्स आते हैं कि हमें कब से शुरू करना चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, क्या नहीं खिलाना चाहिए। तो जनरली वो सबके लिए सेम है, कोई ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को शुरुआत के 6 महीने माँ का दूध देते हैं, बोलते हैं कि हम उनको मदर फीड कराएं। और इन केस अगर मदर फीड नहीं हो पा रहा तो टॉप फीड में हम जो दे सकते हैं वो हम चालू कराते हैं 6 महीने तक के लिए। उन 6 महीने में हम सिर्फ माँ का दूध या ऊपर का दूध पिलाते हैं। कोई पानी, गुट्टी, शहद हम रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ऐसा कुछ भी, सिर्फ माँ के दूध पिलाते हैं। और जब जैसे बच्चा 6 महीने क्रॉस करता है, फिर हम उसको कहते हैं कि अब आप इसको ऊपर का फूड चालू करा दीजिए। ऊपर का फूड मतलब शुरुआत हम करते हैं हम उसको कुछ लिक्विड से और फिर सेमी सॉलिड से होते हुए सॉलिड्स तक ले जाना शुरू करते हैं। ये एक लेंथी प्रोसेस है। शुरुआत में हम उसको लिक्विड्स दे रहे हैं, लिक्विड्स जब वो हजम करने लग जाता है तो फिर हम सेमी सॉलिड्स पे जाते हैं, फिर हम उसको सॉलिड्स देना शुरू करते हैं। पर इट इज़ फॉर 6 मंथ्स। शुरुआत के 6 महीने हम कुछ भी ऐसा नहीं बोलते कि हम उसमें कोई भी कुछ भी नया नहीं, सिर्फ माँ का दूध या फिर ऊपर का दूध, ये चलता है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग ऑप्शन नहीं है तो फॉर्मूला मिल्क देना बच्चों को डेफिनेटली, बस हमें ये देखना होगा कि वो हमारे बच्चे को कितना डाइजेस्ट कर रहा है, वो सूट कर रहा है कि नहीं कर रहा। आजकल बहुत सारे ब्रांड्स हैं, कुछ तो बड़े कंट्रोवर्शियल भी हो गए हैं कि कितना हम उसमें शुगर ऐड कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। तो वो फिर मैं वही कहूँगा कि लेवल पड़ेगा इंडिया, स्कैन करेगा इंडिया, वो वाली बात आती है कि हम अपने बच्चे को क्या दे रहे हैं, उनका शुगर लेवल कितना है, शुगर कंटेंट कितनी है, एडेड शुगर कितनी है, हमें ये सब कुछ देखना होगा। बट अगर माँ का दूध नहीं हो रहा है तो फिर दूसरा ऑप्शन जो है हमारा वो यही रहेगा, दूसरा फॉर्मूला फिट रहेगा। वो हाँ, डेफिनेटली वो औरों से तो सेफ है। जो हम काउ मिल्क या बफेलो मिल्क या गोट मिल्क दे रहे हैं, तो हमें नहीं मालूम वो कहाँ से आ रहा है, उसमें क्या मिलाया जा रहा है, क्या नहीं मिलाया जा रहा है। आजकल तो कुछ भी मिला देते हैं, तो उससे तो सेफ है ही कम से कम। ठीक है। अभी आपने चीनी की एडेड शुगर की बात की, तो किस एज तक बच्चों को चीनी नहीं देनी चाहिए या चीनी देना स्टार्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? हाँ, ऐसा होता है। हम लोग जनरली क्या करते हैं, जैसे हम बच्चों को, आपने कहा ना कि हम जैसे हम बताते हैं 6 महीने तक हमने बच्चों को सिर्फ माँ के दूध पर रखा। उस 6 महीने के बाद हमने उनको ऊपर का फूड शुरू किया। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को जो हम शुगर है वो शुरुआत के 6 महीने और ना दें, यानी कि साल भर तक हम बच्चों को शुगर और सॉल्ट वाली चीज़ें ना दें। वो इसलिए कि फिर चूज़ी होते हैं बच्चे, ऐसा कुछ रिकमेंडेशंस नहीं है, बट हम ये कोशिश करते हैं कि खाना जो उनको जा रहा है वो प्रॉपर चीज़ जाए। टेस्ट के चक्कर में चीज़ें कभी कभी गलत हो जाती है या शुगर की मात्रा फिर ज़्यादा हो जाती है,
हम लोग भूल जाते हैं कि हमें कितनी शुगर देनी है, कितनी नहीं देनी है। तो फिर हम लोग अवॉइड करते हैं कि शुगर और सॉल्ट का थोड़ा-सा ध्यान रखें फिर। एक साल तक, डेफ़िनिटली। एक साल के बाद सेफ है। थोड़ा हाँ, सेफ वैसे भी है, पर हमें दोनों ही चीज़ों की मात्रा कम से कम रखनी, बहुत कम। बच्चों को जैसे शुगर ना बहुत पसंद है, अभी आपने खुद बताया। और जब मार्केट में अभी मिल्क मिक्सेस मिल रहे हैं, अभी उनकी भी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है कि रिफाइंड शुगर बहुत ज़्यादा होता है। डेफ़िनिटली बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मिल्क मिक्स है जो मैं अपने पेशेंट्स को सजेस्ट करता हूँ लेने के लिए, जिसमें ये सब ना हो, रिफाइंड शुगर ना हो, प्रिजर्वेटिव्स ना हो, बस उनके लिए हेल्दी पौष्टिक व ऐसा कोई है मिल्क मिक्स? तो सारे सेफ हैं, सारे हेल्दी हैं, बट हमें ये देखना है कि हमारे बच्चे को क्या सूट करता है, क्या नहीं करता, और उसमें एडेड शुगर कितनी है। एडेड शुगर का हमें बहुत ध्यान रखना है। कोई भी कुछ भी पिलाने से पहले, कुछ भी देने से पहले हमें आज की डेट में देखना पड़ेगा कि उसमें एडेड शुगर कितनी है। क्यों? क्योंकि बच्चों से हम काम नहीं ले रहे आज की डेट में, तो हमें शुगर की मात्रा देखनी ही पड़ेगी हर हाल। और एडेड शुगर नहीं हो तो ज़्यादा बेटर। तो ज़्यादा अच्छा है, सबसे अच्छा है। ठीक है। न्यूबॉर्न्स के साथ एक बड़ी पेन होती है, कॉलिक पेन। ठीक है। उसके बारे में आपको केसेस आते हैं या कुछ अवॉइड करने के लिए उसके बारे में आपकी कोई एडवाइस है पेरेंट्स के लिए? अवॉइड कुछ नहीं करना, एक्चुअली होता क्या है कि ये एक नेचुरल, मैं फिर से कहूँगा कि देखिए कॉलिकी पेन जो होता है वो सब बच्चों में होता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमारे बच्चों की जो गट होती है वो शुरुआत में जो जीआई ट्रैक्ट होता है वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड होता है। तो इस चक्कर में अभी बच्चे जो हमने दूध दिया, जो कुछ किया, उनको गैस बनती है, उनको कॉलिकी पेन होता है। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा ना बने तो इसके लिए हम लोग कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ बच्चों को बर्पिंग कराना हुआ, बच्चों को पेट की वो सिकाई करना हुआ, कुछ नॉर्मल होम रेमेडीज़ भी होती हैं, वो सब करने के लिए बोलते हैं कि उनको कॉलिकी पेन ना हो। प्रिफरेबली मैं अपने सारे पेरेंट्स से बोलता हूँ कि बच्चों की पेट की सिकाई करें ताकि गैस जल्दी निकल जाए। कुछ मैं उनको टेक्निक्स बताता हूँ, कुछ एक्सरसाइज बताता हूँ, वो करें उनको। और आजकल बाज़ार में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, पेन रिलीफ प्रोडक्ट्स आते हैं। आजकल तो एक कंपनी का टमी रोल बहुत अच्छा आया हुआ है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो आप एक नियोनेटल डॉक्टर हैं, आप बेबीज़ के साथ ही डील करते हैं, चाइल्ड स्पेशलिस्ट बोला जाए। डेफिनेटली। बीइंग अ चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर और बीइंग अ फादर, इन दोनों में आप क्या डिफरेंस आपने फील किया? ये बहुत टफ क्वेश्चन है। देखिए, हर फादर, हर डॉक्टर जो है वो फादर है, उनका फैमिली है, बच्चे हैं। पर एक डॉक्टर के लिए बड़ा टफ होता है कि वो फैमिली को, हम लोग वी आर नॉट वेरी सोशल, हम लोग बहुत सोशल नहीं हो पाते, क्योंकि हमारे पास जो है ऐसा काम है कि इमरजेंसी वाला काम है। हम बहुत ज़्यादा कहीं घूमने नहीं जा पाते, बहुत ज़्यादा कहीं वो नहीं कर पाते। कारण ये है कि हमारे लिए हमारा पेशेंट पहले है, और उस पर भी अगर बच्चा छोटा है तो जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन फिर भी मैं सभी डॉक्टर से, सभी से ये कहता हूँ कि कुछ टाइम, जैसे मैं सारे मदर फादर को बोलता हूँ कि आप अपने बच्चे के लिए एक्स्ट्रा टाइम रखिए। तो डॉक्टर्स के लिए भी यही है कि आप, ठीक है, आपका काम एक अलग है, लेकिन आपकी भी एक फैमिली है, तो हमें उसमें से थोड़ा सा हिस्सा जो है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए ज़रूर रखना चाहिए। अभी जैसे मानसून आ रहा है और मानसून के साथ आते हैं बहुत सारे मच्छर, तो आप क्या एडवाइस करेंगे? जैसे बहुत पेरेंट्स को लगता है कि न्यूबॉर्न बेबीज़ पे इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम नहीं लगानी चाहिए, तो इसमें आपका क्या थॉट्स है, आपका भी कहना है? बिल्कुल वही जो आपने कहा कि हमको यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, हम कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ करने के लिए नहीं बोलते जो बच्चों के लिए हार्मफुल हो या उनकी स्किन को डैमेज करे या ख़राब करे। हाँ, लेकिन अगर वो ऑर्गेनिक हो, नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, तो वी विल रिकमेंड। हम उसी केस में रिकमेंड करने के लिए बोलते हैं कि हमको लगता है कि ये क्रीम या ये स्किन केयर प्रोडक्ट या ये चीज़ बच्चों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उनकी स्किन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ओवरऑल उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो हम उनको बिल्कुल रिकमेंड करते हैं। पर वो हमें देखना होगा वो चीज़ बच्चों के लिए सेफ है कि नहीं। तो आयुर्वेदा सेफर ऑप्शन रहता है, आयुर्वेदिक या हर्बल इंसेक्ट रिपेलेंट क्रीम एक सेफर ऑप्शन है बेबी के लिए? डेफिनेटली, केमिकल से तो अच्छा ही है ना, कि हम लोग केमिकल बच्चों को क्यों यूज़ करने के लिए बोल रहे हैं। अगर कुछ आयुर्वेदिक मिल रहा है हमको और वो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, और बच्चों को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा स्किन से, तो वी विल यूज़, हमें क्या प्रॉब्लम। कोई स्पेसिफिक ऐसे कोई क्रीम है जो आप रिकमेंड करते हैं? बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी क्रीम्स हैं, बहुत सारे स्किन केयर प्रोडक्ट्स आते हैं, नेचुरली भी आते हैं, तो हम उनका यूज़ करने के लिए बोलते हैं। और स्पेसिफिक ब्रांड्स की अगर आप बात करें तो उनके प्रोडक्ट्स हैं, वो कुछ काम करते हैं, मैंने देखा है कि दे आर वर्किंग एंड दे आर सेफ, तो हम उनका यूज़ कर सकते हैं। तो वो हर्बल, हाँ, वो हर्बल प्रोडक्ट्स हैं, प्योर हैं,
और उनका इस्तेमाल हम आराम से कर सकते थैंक यू डॉक्टर अजय वाजपेयी जी, आप आए और आपने इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन के बारे में बात की, इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में हमारे पेरेंट्स अवेयर हो गए मोर अबाउट दिस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग एंड वी हैड अ ग्रेट कॉन्वर्जेशन है। हैं। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत थैंक यू। और मुझे लगता है हमारी जो कन्वर्सेशन है, जो टॉक है, वो भी एक नंबर है। बिल्कुल एक नंबर। थैंक यू सो मच। तो हमारी आज की कॉन्वर्जेशन रही है डॉक्टर अजय वाजपेयी जी के साथ। अगर आपको पेरेंटिंग और अपनी चाइल्ड की हेल्थ के बारे में कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। फॉर मोर पॉडकास्ट एंड कॉन्वर्सेशंस लाइक दिस, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन।